अरे माँ जी, क्या मौसम है, आज सुहाना सुहाना। चलो ना थोड़ा सा लगा लिया जाए निशाना। देख देख मेरी बोतल कैसे नाच रही है। देख, अरे भाई मुझे एक पैग और पीना है। चलो माँ जी लगाते हैं 2-4 जाम, लेकिन माँ जी इसके बाद आप 2-4 ठुमके लगा ही देना। अरे आखिर तेरी सास हूँ मैं। चल अब मेरे टकले पति के आने से पहले एक एक पैग पीते हैं और सो जाते हैं। दोनों सास बहू शराब के नशे में धुत अपने घर में नाचने लगती हैं कि तभी अचानक से दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर कोमल का पति ऋषि और उसका ससुर ओम प्रकाश खड़ा होता है। जैसे ही उन दोनों की नजर सावित्री और कोमल पर पड़ती है, वो उन्हें देखते ही रह जाते हैं। ये क्या सावित्री, तुमने घर का क्या हाल मचा रखा है? और जरा अपने आप को देखो, सीधे भी नहीं खड़ी हो पा रही हो है? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो। अरे अगर थोड़ी सी पी ली तो क्या हो गया, पीने के बाद तो कितना मजा आता है। ये लो तुम लोग भी पी लो। ऋषि जी मैंने तो शराब पी ही नहीं, आप तो बेकार में गुस्सा हो रहे हो। अरे खुद को देखो तो, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। तभी अचानक से सावित्री बहुत तेज उल्टी करती है। इसके बाद पूरा फर्श गंदा हो जाता है। ये सब देखकर ओम प्रकाश को बहुत गुस्सा आता है। वो किसी तरह सावित्री को कमरे में ले जाकर सुला देता है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि भी कोमल को ले जाकर कमरे में सुला देता है। अगले दिन सुबह खाने की टेबल पर, कल जो हरकत तुम दोनों ने की है, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। इतना मना करने के बाद भी तुम लोग शराब नहीं छोड़ रही थी, और वो भी 25 रुपए वाला संतरा पीते हुए। तुम्हें शर्म नहीं आती? सावित्री अपने मन में सोचती है, अब तुझे क्या बताऊं बेटा, उस संतरे में कितना जोर है। सबसे ज्यादा मजा उसी को पीकर आता है। मुझे माफ कर दीजिए ऋषि जी, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। कुछ देर में ओम प्रकाश और ऋषि काम पर जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही सावित्री कोमल से कहती है, वाह बहू वाह, शाबाश, तूने तो क्या जबरदस्त रोने की एक्टिंग की है। अरे माँ जी आखिर बहू किसकी हूँ, वो कहती है। चलो वो दोनों तो वहाँ से दफा हो गए, अब अपना असली माल निकालते हैं। ओम प्रकाश और ऋषि के जाते ही कोमल और सावित्री खाने की टेबल के नीचे से शराब की बोतल निकाल लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर शराब पीने लगती हैं। तभी कोमल गाना गाती है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। ये गाना गाकर कोमल रोने लगती है। उसके बाद सावित्री पूछती है, अरे बहू तू रो क्यों रही है? चल मुझे बता, तू क्यों रो रही है, बता। माँ जी अब तुम्हें क्या बताऊं, मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ रही है। क्या कहा? एक्स बॉयफ्रेंड? क्या बहू तेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड भी था? वैसे मैं भी कुछ कम नहीं थी। मेरे जमाने में लड़के मेरे आगे पीछे घूमते थे, पता नहीं कहाँ चले गए वो दिन। माँ जी मेरे पीछे तो पूरा मोहल्ला ही पागल था, अब क्या बताऊं आपको। आखिर तू मेरी बहू है, मुझसे कम थोड़ी निकलेगी। सावित्री और कोमल दोनों पूरे दिन मिलकर शराब पीते हैं, जिसके बाद वो रात को शराब के नशे में धुत खाने की टेबल पर ही सो जाती हैं और खाना भी नहीं बनाती। जैसे ही ओम प्रकाश और ऋषि दोनों को उस हालत में देखते हैं, वो दोनों गुस्से से लाल हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। देख रहा है बेटा, ये दोनों सास बहू किस तरह नशे में पड़ी हुई हैं। ऊपर से हम दोनों के लिए खाना तक नहीं बनाया। मैं तो इन दोनों के रोज रोज पीने से बहुत परेशान हो चुका हूँ। पिताजी अब मैं आपको क्या कहूँ, आपकी धर्म पत्नी ने अपने साथ साथ मेरी पत्नी को भी बिगाड़ दिया है। मेरा मतलब मेरी माँ ने। ऋषि की बात सुनकर ओम प्रकाश अचंभित रह जाता है, जिसके बाद वो कहता है, ये सब रोज रोज नहीं देखा जा सकता, इसका कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। ये सोचकर बेचारा अपनी पत्नी सावित्री को अपने कमरे में ले जाता है और सुला देता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा ऋषि भी अपनी पत्नी कोमल को अपने कमरे में ले जाता है और सुला देता है। उसके बाद दोनों बाप बेटा बाहर से खाना खाने जाते हैं और खाना खाकर वापस अपने घर आकर सो जाते हैं। अगले दिन बिना कोमल और सावित्री को उठाए वो दोनों अपनी अपनी जॉब पर चले जाते हैं, जिसके बाद कोमल नींद से जाग जाती है। हाय मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फट जाएगा। ओफो आखिर कितना टाइम हो गया। जैसे ही कोमल की नजर घड़ी पर पड़ती है, घड़ी में 10 बज रहे होते हैं, जिसे देखकर कोमल तुरंत उठती है और अपनी सास के कमरे में जाती है। अरे माँ जी उठो उठो ना,
देखो कितना टाइम हो गया है, 25 रुपए का संतरा पीकर बेहोश पड़ी हुई हो, उठो माँ जी। कोमल सावित्री को जोर जोर से उठाती है, जिसके बाद सावित्री उठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू पागल हो गई है क्या? क्यों बार बार जगा रही है? सोने क्यों नहीं दे रही? माँ जी, आज तो ऋषि जी और पिताजी बिना खाना खाए ही चले गए हैं और उन्होंने हमें उठाया भी नहीं। क्या बात हो गई है माँ जी? क्या बात है? दोनों के दोनों चले गए? अरे तो किस बात की देरी है? फटाफट अपनी बोतल निकालते हैं और थोड़ा सा अच्छा माहौल बनाते हैं। सावित्री की बातों में कोमल भी आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों बेड के नीचे रखी शराब की बोतल निकाल लेती हैं और पीने लगती हैं। कुछ ही देर में शराब पीकर दोनों के पेट में गड़बड़ होने लगती है। अरे ये क्या, मेरा पेट क्यों दर्द हो रहा है? लगता है मुझे एक बार फ्रेश हो जाना चाहिए। सावित्री टॉयलेट में जाती है, जिसके बाद कोमल का भी वही हाल हो जाता है और वो भी टॉयलेट में चली जाती है। जैसे ही दोनों सास बहू वापस बाहर आती हैं, उन्हें दोबारा से पेट में दर्द होने लगता है। ऐसे ही उनके दिन भर 50 बार चक्कर लग जाते हैं और उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। तभी कोमल रोते हुए कहती है, अरे माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। ऐसा मन हो रहा है कि बस टॉयलेट में ही अपना कमरा बना लूं। अरे बहू, मेरा भी वही हाल है। मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं दोबारा से जा रही हूँ। वो उठकर दोबारा से टॉयलेट में चली जाती है। ऐसे ही करते करते उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। जैसे ही शाम को ओम प्रकाश और ऋषि ऑफिस से वापस आते हैं, तो वो कोमल और सावित्री को खाने की टेबल पर बहुत उदास बैठा हुआ देखते हैं। तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रही हो? लगता है आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, लेकिन तुम दोनों की शक्ल क्यों लटकी हुई है? उन दोनों की बात सुनकर कोमल और सावित्री दोनों ही फूट फूट कर रोने लगती हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हमने शराब के नशे में एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या हाल होता होगा। जी, आपने जो हमारे साथ किया है वो हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और शराब को तो कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। दोनों को देखकर ओम प्रकाश और ऋषि जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये हुई ना बात, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये सब हमने तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था और तुम्हारी शराब की बोतल में जमाल घोटा मिला दिया था। हाँ जी, ये जमाल घोटा की शीशी मुझे डस्टबिन में दिखाई दी थी और जिसके बाद हमें समझने में देर नहीं लगी। आइंदा हम दोनों कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। हम दोनों तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। सोनिया पिछले 10 सालों से नर्स का काम कर रही थी, पर उसने ऐसा मरीज आज तक नहीं देखा था। सोनिया अभी अपनी ड्यूटी पूरी करके घर ही पहुंची थी कि अचानक उसके मोबाइल पर हॉस्पिटल से नाइट ड्यूटी करने वाली एक दूसरी नर्स का फोन आता है। हेलो, हाँ मंजू, बोलो क्या हुआ? सोनिया, वो जो वार्ड नंबर 5 का मरीज है, वो कहता है कि वो सिर्फ तुम्हारे हाथ से ही खाना खाएगा और पानी पिएगा। वो किसी और नर्स के हाथ से कुछ भी नहीं लेगा। ओहो, मैं तो बिल्कुल अभी अभी घर पहुंची हूँ और वैसे भी आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है। एक काम कर, तू थोड़ा उस मरीज को समझाने की कोशिश कर। सोनिया, हम सब ने कोशिश करके देख ली है, पर वो मान ही नहीं रहा है। कहता है जब तक तू नहीं आएगी वो दवाई भी नहीं लेगा। एक काम कर, तू थोड़ी देर के लिए आ जा, फिर जब वो खाना खाकर दवाई ले ले तो तू वापस घर चली जाना। क्या हुआ सोनिया बेटा, तू अभी तो आई है, फिर दोबारा हॉस्पिटल जा रही है? हाँ माँ, वो वार्ड नंबर 5 का मरीज है ना, उसको थोड़ी परेशानी हो गई है, इसलिए मंजू अकेले संभाल नहीं पा रही है। एक काम करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम ना दवाई लेकर समय से सो जाना। मैं बाहर से लॉक करके जा रही हूँ, अपने आप ताला खोलकर आ जाऊंगी। सोनिया दोबारा हॉस्पिटल पहुंचती है। वो वार्ड नंबर 5 के मरीज के पास पहुंचती है। देखो मोहन, सोनिया अभी थोड़ी देर में ही आ रही है, तब तक तुम ही खाना खा लो। नहीं, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे सोनिया ही चाहिए। मोहन, ये सब क्या हो रहा है? तुम खाना नहीं खाओगे तो जल्दी ठीक कैसे होगे? अच्छा चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तुम यहाँ मेरे पास ही बैठो, मुझे अच्छा लगेगा। अब तुम मत जाना, मेरे पास ही रहना। सोनिया, तू मोहन के पास बैठ, तब तक मैं दूसरे मरीजों को देखती हूँ। सोनिया अपने हाथों से मोहन को खाना खिलाती है। सोनिया की नजरों में मोहन एक मरीज था और उसकी देखभाल करना सोनिया का फर्ज था। मोहन की तरह ही हॉस्पिटल के सारे मरीज सोनिया की जिम्मेदारी थे। सोनिया सबकी देखभाल बहुत मन से करती थी। सोनिया की देखभाल से मोहन धीरे धीरे ठीक हो रहा था। क्या हुआ, सो गया तेरा मरीज? चल एक कप कॉफी पीते हैं, फिर तू घर निकल जाना
और याद से सुबह 8 बजे तक हॉस्पिटल आ जाना, नहीं तो ये मोहन पूरा हॉस्पिटल सिर पर उठा लेगा। वैसे इस मोहन से संभल कर रहना, मैंने सुना है ये बहुत नामी गुंडा है और ये कई बार जेल जा चुका है। मंजू, इस वक्त मोहन लाचार है। वो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। उसके जख्म भरने में समय लगेगा। काफी हद तक वो ठीक हो चुका है और जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। चल अब मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सोनिया मोहन की बहुत देखभाल करती थी। मोहन को सोनिया का देखभाल करना अच्छा लगता था, पर 1-2 दिन से सोनिया कुछ परेशान थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि रात के वक्त उसके साथ कुछ गलत होता है, कोई उसके करीब आता है। पहली बार ये उसे तब लगा जब एक रात वो नाइट ड्यूटी कर रही थी। मोहन को रात की एक दवाई देनी थी, इसलिए सोनिया वहीं उसके बराबर में ही एक बेंच पर बैठ गई और उसकी आंख लग गई। सोनिया को महसूस हुआ कि किसी ने उसके बालों को सहलाया है और उसके शरीर पर गलत स्पर्श किया है। सोनिया की नींद खुल जाती है और वो घबराकर बेंच से उठ जाती है। मोहन, तुम्हें कुछ चाहिए था? तुम अपने बिस्तर से उठकर यहाँ कैसे आए? चलो चलो अपने बिस्तर पर लेटो, मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे गाल बिल्कुल मक्खन जैसे चिकने हैं। मोहन, तुम ये दवाई लो और सो जाओ, मैं सुबह आती हूँ। सोनिया को मोहन का बर्ताव अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो अगले दिन अपनी जगह मंजू को उसके पास भेज देती है। ये देखकर मोहन गुस्से में आ जाता है। कुछ दिन तक सोनिया मोहन के पास नहीं आती है, पर एक दिन मंजू छुट्टी पर थी। मजबूरी वश सोनिया को मोहन के पास नाइट ड्यूटी पर रुकना पड़ा और उसको दवाई और खाना देना पड़ा। क्या बात है, आजकल तू मेरे से बहुत दूर भाग रही है? मोहन से दूर भागना बहुत मुश्किल है। जो चीज मुझे एक बार पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है। समझ में आ रहा है? कल से तू मेरी सेवा करेगी, वरना तू जानती नहीं है मैं तेरा क्या हाल करूंगा। और अगर थोड़ी सी भी बात हॉस्पिटल स्टाफ को बताई तो मैं जानता हूं तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ भी है। मेरे आदमी तेरी माँ तक पहुंच ही जाएंगे, इसलिए जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा तू कर। चल, तुझे यकीन हो जाएगा, मैं तुझे एक वीडियो दिखाता हूँ। तुम्हारे आदमी मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? उनसे कहो वहाँ से जाएं। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, पर मेरी माँ को कुछ मत करना। तो कल से तू ही मेरी देखभाल करेगी, और बहुत प्यार से, जैसे पहले किया करती थी। सोनिया मजबूर थी। उसे डर था कि कहीं मोहन उसकी माँ को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए ना चाहते हुए भी सोनिया मोहन की देखभाल कर रही थी। मोहन हर वक्त सोनिया के करीब आने की कोशिश करता था। मोहन का गंदा व्यवहार सोनिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो मजबूर थी। सोनिया का मंगेतर दीपक वापस आ गया था और वो सोनिया को सगाई के लिए बार बार कह रहा था। सोनिया मोहन के कारण डरी हुई थी, पर वो अपनी परेशानी अपने मंगेतर दीपक और माँ को नहीं बता सकती थी। मोहन ने अब अपने गुंडे सोनिया के घर से हटवा दिए थे, क्योंकि उसे पता था कि सोनिया अब पूरी तरह से डर चुकी है और जैसा वो कहेगा वैसा ही वो करेगी। सोनिया अपने मंगेतर दीपक को सगाई के लिए हाँ कर देती है। ये लो मोहन, लड्डू खाओ। क्या बात है, आज सोनिया नहीं आई? और ये लड्डू किस खुशी में? अरे ये लड्डू तो सोनिया की सगाई की खुशी में है। वो अभी अभी सारे हॉस्पिटल स्टाफ को लड्डू बांट कर गई है। अगले हफ्ते उसकी शादी है, इसलिए वो छुट्टी पर है। सोनिया की शादी मेरे होते हुए और किसी से कभी नहीं हो सकती। 2 दिन बाद मोहन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो अपने घर आ जाता है, पर अभी भी मोहन सोनिया के बारे में ही सोच रहा था। मेरे अलावा सोनिया किसी की नहीं हो सकती। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और की भी कभी नहीं होने दूंगा। मोहन अपने गुंडों से कहकर सोनिया को उठवा लेता है। किसी और से शादी करने चली थी? मैं तुझे शादी करने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। मैं आज तेरा वो हाल करूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो मोहन, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मेरी शादी होने वाली है, देखो मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, वरना। इतनी देर में सोनिया का मंगेतर दीपक पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। सोनिया दीपक से लिपट कर रोने लगती है। दीपक, अगर तुम समय पर नहीं आते तो ये मोहन पता नहीं मुझे कहीं का नहीं छोड़ता, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ? सोनिया, जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा मैंने देखा ये गुंडे तुम्हें गाड़ी में जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे थे। मैंने इनकी गाड़ी का पीछा किया, पर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन गया और इंस्पेक्टर साहब को सारी बात बताई। अरे तुम जानती नहीं हो, मेरा नाम मोहन है, मोहन। मेरे से शहर में हर कोई डरता है। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं सोनिया। अरे अब तुझे हम ना छोड़ेंगे। साले एक लाचार लड़की पर हिम्मत दिखाता तू है? अगर हिम्मत दिखानी है तो हवालात में हमें दिखाना।
जब तेरे पे ना डंडे बरसेंगे, समझ लिया? चल साड़े। सोनिया दीपक से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ती है। मोहन को कड़ी सजा सुनाई जाती है। सोनिया और दीपक की शादी हो जाती है। सोनिया ड्यूटी पर तो लौट आती है, पर उसके साथ जो गलत हुआ था उसे लेकर वो बहुत डर गई थी, क्योंकि उस डरावने हादसे से उभरने में उसे